कॉम्प्लेक्स मशीन बना रही हैं। आपके पास बेस्ट इंजीनियर्स हैं, बेस्ट मटेरियल है, लेकिन आप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट का यूजर मैनुअल पढ़ना भूल गए। पता है क्या? वो लोग जो इसे ऑपरेट करेंगे। साउंड्स लाइक अ रेसिपी फॉर डिजास्टर, है ना? बस नेशन बिल्डिंग भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। और एंथ्रोपोलॉजी वो ह्यूमैनिटी का यूजर मैनुअल है, वही सीक्रेट सॉस है। आज हम इसी सीक्रेट सॉस को डिकोड करेंगे दोस्त। एक बहुत लंबे सेशन के लिए तैयार हो जाओ। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी फन और एनर्जेटिक लर्निंग रेगुलर हो, तो सब्सक्राइब बटन दबाना, लाइक करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलना। सीरियसली, इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। लेट्स डू दिस। बिल्कुल, मैं भी इसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ। आज का हमारा रोड मैप एकदम क्रिस्टल क्लियर और वैल्यू पैक्ड है। हम एंथ्रोपोलॉजी पर 8 की क्वेश्चंस को एक एक करके पूरी डिटेल में समझेंगे। हम कवर करेंगे नेशन बिल्डिंग में एंथ्रोपोलॉजी का रोल, 2023 का सवाल, फिर डेवलपमेंट पर एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव 2022 से, उसके बाद ट्राइबल और रूरल डेवलपमेंट में इसकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस 2018, फिर हम ट्राइबल कम्युनिटीज के लाइवलीहुड लॉस को समझेंगे 2017 से, इसके बाद 2016 का सवाल रूरल डेवलपमेंट में एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज का यूज, फिर 2015 से ट्राइबल डेवलपमेंट की प्लानिंग में इसका रोल, उसके बाद 2014 से एक क्रिटिकल असेसमेंट, और आखिर में 2012 का क्वेश्चन पॉलिसी मेकिंग में इसका यूज। तो चलिए सीधा पहले सवाल से शुरू करते हैं। लेट्स डू इट। सबसे पहले 2023 से क्वेश्चन है, इलुसिडेट द रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन नेशन बिल्डिंग, इलस्ट्रेट विद सूटेबल एग्जांपल्स। 15M 2023। और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है फंक्शनल एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज इन नेशन स्टेट कोहेजन। ओके, तो इसके लिए एक बढ़िया हेडिंग हो सकती है, एक देश अनेक संस्कृतियां, नेशन बिल्डिंग में एंथ्रोपोलॉजी का जादू। चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। जब हम नेशन बिल्डिंग कहते हैं तो ज्यादातर लोग सड़क, डैम्स, इकोनॉमिक ग्रोथ सोचते हैं। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या देखता है? यही तो मेरा सवाल है। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट कंक्रीट और स्टील के पार देखता है। उनके लिए नेशन बिल्डिंग का मतलब है अलग अलग कल्चरल धागों से एक मजबूत कपड़ा बुनना, मतलब यूनिफॉर्मिटी डिमांड किए बिना यूनिटी क्रिएट करना। जैसा कि ई एवंस प्रिचर्ड ने डिफाइन किया था, एंथ्रोपोलॉजी इज द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी लाने का ब्लूप्रिंट देता है, समझे? मुझे ये कपड़े वाली एनालॉजी पसंद आई। तो इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में आप एक ही रूल सब पर आजमा नहीं सकते। ये तो वैसा ही हुआ जैसे सबको एक ही साइज की शर्ट पहनाने की कोशिश करना। एग्जैक्टली। एंथ्रोपोलॉजी एक ब्रिज की तरह काम करता है। वो दिल्ली में बैठी गवर्नमेंट को बताता है कि नॉर्थ ईस्ट की एक ट्राइबल कम्युनिटी की जरूरतें राजस्थान के एक फार्मिंग विलेज से बिल्कुल अलग हैं। उस ब्रिज के बिना पॉलिसीज बस अंधेरे में तीर चलाने जैसी हैं। तो इसका आंसर स्ट्रक्चर कैसे करना चाहिए ताकि ये सारी बातें आए? लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। देखो, इंट्रोडक्शन हमेशा सॉलिड होना चाहिए। आप नेशन बिल्डिंग को डिफाइन करो एज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ कोहेसिव नेशनल आइडेंटिटी। फिर तुरंत एंथ्रोपोलॉजी को एज अ की डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस करो। यहाँ ई एवंस प्रिचर्ड की डेफिनेशन यूज करना बेस्ट है, और उसके होलिस्टिक अप्रोच को नेशन बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स टास्क से लिंक करना है। ये फर्स्ट इंप्रेशन सेट करता है, याद रखना। ठीक है, समझ गई। स्टेज सेट करना है। अब मेन पार्ट यानी बॉडी ऑफ द आंसर। इस बड़े से आइडिया को कैसे तोड़ें? इसको आप 3 क्लियर थीम्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड ट्राइबल इंटीग्रेशन। यहाँ एंथ्रोपोलॉजी प्रैक्टिकल काम करता है। इसे साइंस ऑफ सर्वाइवल भी सोचो। ये टर्म एलबी विद्यार्थी ने यूज किया था। क्लासिक एग्जाम्पल है वेरियर एल्विन। उनकी ट्राइबल लाइफ पर जो डीप स्टडीज थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल को बहुत इन्फ्लुएंस किया, जिससे ट्राइबल ऑटोनॉमी प्रोटेक्ट हुई। वो सिर्फ एक पॉलिसी नहीं थी, वो एक प्रॉमिस था कि ट्राइबल कल्चर्स को अपनी रफ्तार से बढ़ने दिया जाए। ये तो बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है। मतलब उनके काम ने सीधा एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड बनाया। कोई और एग्जाम्पल है? हाँ बिल्कुल, पैसा एक्ट ऑफ 1996 यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। इससे पहले क्या होता था कि स्टैंडर्ड पंचायत लॉज ही ट्राइबल एरियाज में अप्लाई हो रहे थे, जो उनके ट्रेडिशनल सिस्टम से मैच नहीं करते थे। एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज ने दिखाया कि उनकी ट्रेडिशनल ग्राम सभा कितनी इफेक्टिव हैं, तो पसा बनाया गया ताकि उन्हें लीगल रिकॉग्निशन और पावर मिले। ये ट्रेडिशनल सिस्टम्स को मॉडर्न गवर्नेंस में इंटीग्रेट करने का परफेक्ट एग्जाम्पल है। समझ गई। तो ये पॉलिसी वाला पार्ट हो गया। बॉडी के लिए दूसरी थीम क्या होगी? दूसरी थीम है प्रमोटिंग कल्चरल प्लूरलिज्म एंड नेशनल आइडेंटिटी। सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है, एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग भी क्रिएट करनी पड़ती है। यहाँ फ्रांस बोआस का कल्चरल रिलेटिविज्म का प्रिंसिपल काम आता है। ये आइडिया कि कोई भी कल्चर सुपीरियर नहीं है। इंडिया में एलबी विद्यार्थी का सेक्रेड कॉम्प्लेक्स पर काम, इसने हमें समझाया कि रीजनल कल्चर्स और रिलीजियस सेंटर्स हमारी नेशनल आइडेंटिटी का अहम हिस्सा है, कोई खतरा नहीं। और हमारी शेयर्ड हिस्ट्री का क्या? क्या वो भी कोई रोल प्ले करती है? बहुत बड़ा रोल। वहां पर आर्कियोलॉजी, जो एंथ्रोपोलॉजी की ही एक ब्रांच है, काम आती है। जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन आईवीसी की साइट्स जैसे हड़प्पा या मोहनजोदारो एक्सकवेट करते हैं, तो हम एक ऐसी हिस्ट्री निकाल रहे हैं जो सब कॉन्टिनेंट में सबकी है। ये हमारे शेयर्ड पास से एक टेंजिबल लिंक बनाता है, उस नेशनल फैब्रिक में एक बहुत मजबूत धागा। आई सी। और तीसरी थीम? वो होगी एड्रेसिंग सोशल इनइक्वालिटीज। आप इनजस्टिस की नींव पर एक मजबूत देश नहीं बना सकते। एंथ्रोपोलॉजी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जैसे कास्ट सिस्टम को समझने के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ब्रिलियंट एनालिसिस, जो डीपली एंथ्रोपोलॉजिकल था, उसने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 15 एंड 17 का बेस बनाया। वही आर्टिकल्स जो डिस्क्रिमिनेशन को रोकते हैं और अनटचेबिलिटी को खत्म करते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्या ये एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स में भी अप्लाई होता है? एब्सोल्युटली। नागा पीस टॉक्स का एग्जांपल लो। कई दशकों तक वो एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल और मिलिट्री इशू था। एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज ने नागा आइडेंटिटी,
उनकी सेल्फ गवर्नेंस की हिस्ट्री और उनकी जमीन से उनके गहरे कनेक्शन पर क्रूशियल इंसाइट्स दिए। इससे गवर्नमेंट को समझने में मदद मिली कि उनकी डिमांड्स सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में नहीं, कल्चरल सर्वाइवल के बारे में है, और ये अंडरस्टैंडिंग किसी भी नेगोशिएशन के लिए जरूरी है। फैंटास्टिक। तो इन 3 एरियाज को कवर करने के बाद हम आंसर को कंक्लूड कैसे करें? कंक्लूजन में आप सब कुछ एक साथ बांध देते हैं। आप समराइज करते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी डेवलपमेंट को इंक्लूसिव और नेशन बिल्डिंग को जस्ट बनाता है। आप वेरियर इल्विन का नाम फिर से मेंशन कर सकते हैं ताकि प्रैक्टिकल पॉलिसी वर्क को कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ जस्टिस और इक्विटी से कनेक्ट किया जा सके। एकदम सॉलिड फिनिश मिलती है। अच्छा, ये बिल्कुल क्लियर है। चलिए थोड़ा और गहरा जाते हैं कुछ क्रॉस क्वेश्चंस के साथ। पहला, आपने कहा कि इंट्रो में स्कॉलर का नाम लिखना चाहिए। ये मार्क्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये तुरंत क्रेडिबिलिटी और डेप्थ का सिग्नल देता है। ये एग्जामिनर को दिखाता है कि आप सिर्फ एक जेनेरिक आंसर नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक ऐसा आंसर दे रहे हैं जो डिसिप्लिन के एकेडमिक फाउंडेशंस पर बेस्ड है। छोटी सी डिटेल है पर वेट बहुत ऐड करती है। ठीक है। दूसरा सवाल, पैसा एक्ट का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, पर ये कैसे याद रखें कि इसे एंथ्रोपोलॉजी से कनेक्ट करना है, सिर्फ गवर्नेंस से नहीं? बस उसके कोर आइडिया के बारे में सोचो। पैसा इज इक्वल टू पावर टू द पीपल, और पीपल को, उनकी परंपराओं को, उनके सोशल स्ट्रक्चर्स को एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट से बेहतर कौन समझता है? ये एक्ट एंथ्रोपोलॉजिकल इंसाइट का ही डायरेक्ट रिजल्ट है। वही लिंक है। अगर एग्जाम में टाइम कम हो रहा हो तो इन 3 बॉडी पॉइंट्स में से सबसे जरूरी कौन सा है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन और ट्राइबल इंटीग्रेशन वो सबसे क्रिटिकल है, क्योंकि वो एंथ्रोपोलॉजी का डायरेक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाता है एक रियल वर्ल्ड गवर्नेंस सिनेरियो में। वो थ्योरी से इम्पैक्ट तक जाता है, जो एग्जामिनर्स को देखना पसंद है। क्या इस आंसर में डायग्राम बनाना अच्छा आइडिया है, जैसे एक फ्लो चार्ट? वो क्या दिखाएगा? डेफिनेटली एक सिंपल सा फ्लो चार्ट सुपर इफेक्टिव हो सकता है। आप बना सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च लीड्स टू इंक्लूसिव पॉलिसी, एग्जाम्पल पैसा, व्हिच स्ट्रेंथन्स नेशनल इंटीग्रेशन। ये आपके पूरे आर्गुमेंट को समराइज करने का एक क्विक विजुअल तरीका है। आपने मेंशन किया वॉरियर एल्विन ने ऑटोनॉमी पर इतना जोर दिया। आखिर वो ट्राइबल कम्युनिटीज को मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट करने के इतने खिलाफ क्यों थे? क्योंकि उन्होंने फर्स्ट हैंड देखा था कि कैसे फोर्स्ड तेजी से किया गया इंटीग्रेशन ट्राइबल कल्चर्स को डिस्ट्रॉय कर देता था। उनका मानना था कि इससे एक्सप्लॉयटेशन और आइडेंटिटी का लॉस होता है। उनकी फिलॉसफी थी लेट देम ग्रो एट देयर ओन पेस। वो उन्हें बाहरी दुनिया के झटकों से बचाना चाहते थे, हमेशा के लिए अलग थलग नहीं करना चाहते थे। लास्ट सवाल, और ये थोड़ा ट्रिकी है, क्या कल्चरल रिलेटिविज्म का कॉन्सेप्ट नेशन बिल्डिंग के लिए कभी नेगेटिव भी हो सकता है? हर ग्रुप सिर्फ अपनी यूनिकनेस पर ही जोर देगा तो उससे फ्रैगमेंटेशन हो सकती है और नेशनल यूनिटी कमजोर हो सकती है। लेकिन इस आंसर के कॉन्टेक्स्ट में आपको इसके पॉजिटिव रोल पर फोकस करना है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट और टॉलरेंस को बढ़ावा देना, जो इंडिया जैसे प्लुरलिस्टिक नेशन की नींव है। ब्रिलियंट। अच्छा, ये पॉज लेने का एक अच्छा मौका है। जो भी सुन रहे हैं, ये ट्राई कीजिए, इसे जोर से बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। एंथ्रोपोलॉजी प्रोवाइड्स द कल्चरल ब्लूप्रिंट फॉर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग, यूनाइटेड एंड जस्ट नेशन। और इस सवाल का एक छोटा सा मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, एंथ्रोपोलॉजी ये सुनिश्चित करता है कि नेशन बिल्डिंग में नेशन उसके सभी डाइवर्स लोगों के साथ और उनके लिए बनाया जाए। सिंपल है ना? परफेक्ट। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ये 2022 से है। Briefly describe the anthropological perspective on development. How have anthropologists contributed in India's rural development? 15M 2022. इसके लिए ब्रॉड माइक्रो थीम है एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स टू इंडियाज रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट पॉलिसीज। इसकी हेडिंग मुझे बहुत पसंद आई, डेवलपमेंट, लेकिन किसके लिए? द एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू। तो ये एक फंडामेंटल सवाल उठाता है। हम डेवलपमेंट शब्द हमेशा सुनते हैं, सिर्फ ज्यादा चीजें बनाने और जीडीपी बढ़ाने वाली यूजुअल डेफिनेशन में क्या कमी है? कमी यह है कि वो अक्सर लोगों को भूल जाती है। जो कन्वेंशनल व्यू है वो डेवलपमेंट को एक टॉप डाउन इकोनॉमिक प्रोसेस के रूप में देखता है। एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इस स्क्रिप्ट को पलट देता है। वो कहता है कि डेवलपमेंट पीपल सेंट्रिक होना चाहिए, ये होलिस्टिक होना चाहिए। मतलब ये लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स को देखे, सिर्फ पैसे को नहीं। कल्चरली अप्रोप्रिएट हो और सबसे जरूरी पार्टिसिपेटरी हो। ये वन साइज फिट्स ऑल मॉडल को बिल्कुल रिजेक्ट करता है। एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दीजिए, ये असल में कैसा दिखता है? एक बड़ी कंपनी एक गांव में फैक्ट्री लगाना चाहती है। इकोनॉमिक मॉडल एक स्प्रेडशीट बनाएगा, एक्स नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएट हुई, वाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, दैट्स इट। एंथ्रोपोलॉजिकल मॉडल अलग सवाल पूछेगा, वहां की नदी का क्या होगा, इससे सोशल रिलेशनशिप्स कैसे बदलेंगे, क्या ट्रेडिशनल आर्टिसंस अपनी रोजी रोटी खो देंगे, क्या ये लोकल पावर स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेगा। मतलब वो लोगों की जिंदगी की पूरी तस्वीर देखता है, सिर्फ बैलेंस शीट नहीं। समझे? बिल्कुल साफ। ये एक स्प्रेडशीट और एक कहानी के बीच का फर्क है। तो आंसर को ब्रेक डाउन करते हैं, इसे इंट्रोड्यूस कैसे करें? इंट्रोडक्शन में आपको रूरल डेवलपमेंट को ब्रीफली डिफाइन करना चाहिए और फिर तुरंत कन्वेंशनल इकोनॉमिक व्यू को एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कंट्रास्ट करना चाहिए, होलिस्टिक, कल्चरली सेंसिटिव और पार्टिसिपेटरी। इससे तुरंत पता चल जाता है कि आपने सवाल के कोर टेंशन को समझ लिया है। ठीक है। और बॉडी के लिए सवाल के 2 हिस्से हैं, तो हमें स्ट्रक्चर भी वैसा ही करना चाहिए। एग्जैक्टली। बॉडी का पहला हिस्सा होना चाहिए की फीचर्स ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। आप 3 मेन फीचर्स लिस्ट कर सकते हैं। पहला, कल्चरल रिलेटिविज्म। इसका मतलब है कि आप लोकल वैल्यूज की रिस्पेक्ट करते हैं। आप ये नहीं मानते कि मॉडर्न वेस्टर्न तरीका ही आखिरी है। आप यहाँ फ्रांस बोआस का नाम मेंशन कर सकते हैं। दूसरा फीचर क्या है? द होलिस्टिक अप्रोच। आप इकोनॉमिक को सोशल से, पॉलिटिकल को इकोलॉजिकल से अलग नहीं कर सकते। वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। आप सिर्फ एक स्कूल बनाकर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि लड़कियां आने लगेंगी, अगर आप उन कल्चरल रीजंस को नहीं समझती जो उन्हें घर पर रोक रही हैं। आपको पूरा सिस्टम देखना होगा। और तीसरा फीचर जरूर पार्टिसिपेशन के बारे में होगा। बिल्कुल, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लोकल लोगों को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना ही होगा। वो अपनी जिंदगी के एक्सपर्ट्स हैं। यहाँ पर जो की नेम मेंशन करना है वो है रॉबर्ट चैम्बर्स।
और उनका रेवोल्यूशनरी काम पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल पीआरए पर। ठीक है, इसने क्या को कवर कर लिया, अब बॉडी के दूसरे हिस्से पे आते हैं, कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज रूरल डेवलपमेंट। इस पर्सपेक्टिव में असल में कहाँ फर्क लाया है? आप 4 सॉलिड एग्जांपल्स दे सकते हैं। पहला, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स में हम उन्हें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वेरियर एल्विन का नेहरू की ट्राइबल पंचशील पॉलिसी पर इन्फ्लुएंस एंथ्रोपोलॉजिकल थिंकिंग का नेशनल स्ट्रैटेजी को शेप करने का एक प्राइम एग्जांपल है। दूसरा एग्जाम्पल? डॉक्यूमेंटेशन फॉर लैंड रिफॉर्म्स। डीएन मजुमदार जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने रूरल इंडिया में कॉम्प्लेक्स लैंड टेनिया सिस्टम्स की डिटेल स्टडीज की। उनका काम यह समझने के लिए बहुत जरूरी था कि जमीन का असली मालिक कौन है और उस पर काम कौन करता है। ये किसी भी आर्थिक लैंड रिफॉर्म के लिए जरूरी है। समझ गई। और मुझे लगता है पैसा एक्ट यहाँ फिर से आएगा। बिल्कुल फिट बैठता है। तीसरा एग्जाम्पल है स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नेंस, और पैसा एक्ट ऑफ 1996 इसका स्टार एग्जाम्पल है। ये एक ऐसा कानून है जो लोकल ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट और एम्पावर करने के एंथ्रोपोलॉजिकल प्रिंसिपल पर बना है। और एक आखिरी पावरफुल सा एग्जाम्पल? चौथे के लिए एक केस स्टडी यूज कीजिए, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एडवोकेसी। ओडिशा में ढूंगरिया कौंध मूवमेंट एक क्लासिक है। एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन उनकी पवित्र नियंगिरी हिल्स में माइनिंग करना चाहती थी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने एक्सपर्ट टेस्टिमनी दी, जिसने उन पहाड़ियों के गहरे कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस को साबित किया। ये एक क्रिटिकल एविडेंस था जिसने ट्राइब को सुप्रीम कोर्ट में अपना केस जीतने में मदद की। ये केस स्टडी जरूर लिखना। सही में एक डेविड वर्सेस गुलायत वाली कहानी। और इस आंसर का कंक्लूजन? आप ये कहकर कंक्लूड करते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी डेवलपमेंट को सस्टेनेबल और इक्विटेबल बनाने के लिए जरूरी है। मेन टेकअवे ये होना चाहिए कि किसी भी पॉलिसी की सफलता आखिरकार उसकी कल्चरल सेंसिटिविटी और लोकल लोगों के एक्टिव पार्टिसिपेशन पर निर्भर करती है। बहुत अच्छा। चलिए अब क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। आंसर में की फीचर्स और कंट्रीब्यूशन जैसे अलग-अलग हेडिंग्स यूज करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एक बहुत सिंपल रीजन के लिए। ये एग्जामिनर को दिखाता है कि आपने सवाल को ध्यान से पढ़ा है और उसके दोनों हिस्सों को साफ साफ एड्रेस कर रहे हैं। अच्छे स्ट्रक्चर से मार्क्स मिलते हैं क्योंकि वो क्लैरिटी ऑफ थॉट दिखाता है। आपने पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल का जिक्र किया। इसका एक बहुत ही सिंपल कॉन्क्रीट एग्जाम्पल दे सकते हैं? इमेजिन कीजिए आप एक गांव में जाती हैं और सर्वे करने के बजाय आप गांव वालों को चौक देती हैं और उनसे जमीन पर अपने गांव का नक्शा बनाने को कहती हैं। वो वही बनाएंगे जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। वो कुआं जो सूख रहा है, वो रास्ता जो रात में महिलाओं के लिए अनसेफ है, एक नए कम्युनिटी हॉल के लिए सबसे अच्छी जगह। आपको गांव की समस्याओं का डायग्नोसिस उनकी नजर से मिलता है। यही है पीआरए इन एक्शन। बहुत अच्छा लगा ये। क्या आप ट्राइबल पंचशील के 5 प्रिंसिपल्स को जल्दी से समराइज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, सिंपल शब्दों में वो थे: 1, उनके जीने के तरीके में दखल मत दो। 2, उनके कल्चर और जमीन के अधिकारों का सम्मान करो। 3, डेवलपमेंट के लिए उनके ही लोगों को यूज और ट्रेन करो। 4, उनके एरियाज को ओवर एडमिनिस्टर मत करो। 5, सफलता को इंसानी मायनों में नापो, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स में नहीं। डोंगरिया कौंध मूवमेंट इतना सिग्निफिकेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि ये उन रेयर केसेस में से एक था जहां एक ट्राइबल कम्युनिटी ने एक मल्टी-बिलियन डॉलर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के खिलाफ अपने पवित्र जमीन के अधिकारों को सक्सेसफुली डिफेंड किया। इसने एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट सेट किया। क्या इस आंसर में होलिस्टिक शब्द बार बार यूज करना अच्छा है? हाँ बिल्कुल, होलिस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का कोर कॉन्सेप्ट है। जब तक आप समझा रहे हैं कि आपका इससे क्या मतलब है, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ का आपस में जुड़ना, इसे बार बार यूज करना एक्चुअली सब्जेक्ट की आपकी अंडरस्टैंडिंग को रीइंफोर्स करता है। आखिरी सवाल, कंक्लूजन को मेमोरेबल बनाने के लिए कोई कैची लाइन ऐड कर सकते हैं? ये वाली अच्छी है: इन एसेंस एंथ्रोपोलॉजी एक्ट्स एज अ कॉन्शियंस फॉर डेवलपमेंट। छोटी है, पावरफुल है और पूरे पर्सपेक्टिव की आत्मा को पकड़ लेती है। थोड़ा कैची है ना? बहुत पसंद आई। ओके, सबके लिए एक प्रैक्टिस मोमेंट है। इस सेंटेंस को दोहराइए। एंथ्रोपोलॉजी प्रमोट्स अ पार्टिसिपेटरी, होलिस्टिक एंड कल्चरली रिलेटिव अप्रोच टू डेवलपमेंट। इसे 2-3 बार बोलिए। और इसका मिनी रिकैप है: इन शॉर्ट, एंथ्रोपोलॉजी का मिशन है डेवलपमेंट को टॉप डाउन मोनोलॉग से बॉटम अप डायलॉग में बदलना। पावर टू द पीपल। ओके, एनर्जी हाई रखते हैं और तीसरे सवाल पर चलते हैं 2018 से। ये थोड़ा बड़ा है। Examine the strengths and weaknesses of anthropology in the context of its role in tribal and rural development. 20M 2018। ये क्लासिक क्रिटिकल इवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन है। हमारी हेडिंग: हीरो और विलन, द टू साइड्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये एक बैलेंस्ड असेसमेंट के बारे में है। शुरू कहाँ से करें? इंट्रोडक्शन। आप एक फाउंडेशनल डेफिनेशन से शुरू कर सकते हैं, शायद एडवर्ड बी टाइलर की, कि एंथ्रोपोलॉजी इंसान की पूरी स्टडी है। फिर आप तुरंत आंसर को फ्रेम करते हैं ये कहकर कि जहां इस होलिस्टिक व्यू से डेवलपमेंट के लिए एक यूनिक और पावरफुल लेंस मिलता है, वहीं इस डिसिप्लिन का एक हिस्टोरिकल बैगेज और प्रैक्टिकल लिमिटेशंस भी हैं। ये बैलेंस्ड आर्गुमेंट को बिल्कुल सही से सेटअप कर देता है। ठीक है, तो बॉडी में आते हैं। चलिए हीरो वाली साइड से शुरू करते हैं। द स्ट्रेंथ्स। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 स्ट्रेंथ है, बिना किसी डाउट के, द होलिस्टिक अप्रोच। एंथ्रोपोलॉजिस्ट चीजों को साइलोज में नहीं देखते। एग्जाम्पल के लिए, नॉर्थ ईस्ट में नागाज के बीच शिफ्टिंग कल्टिवेशन झूम की स्टडी इससे सिर्फ इनएफिशिएंट का लेवल नहीं देगी, वो इसके उनके इकोलॉजी, सोशल स्ट्रक्चर और कल्चरल आइडेंटिटी से गहरे कनेक्शंस को दिखाएगी, छुपी हुई लॉजिक को सामने लाएगी। तो ये आसान जजमेंट से बचाता है। दूसरी स्ट्रेंथ? कल्चरल सेंसिटिविटी एंड रिलेटिविज्म। ये बाहरी वैल्यूज को थोपने से रोकने के बारे में है। डोंगिया कौंध का एग्जाम्पल यहाँ फिर से ब्रिलियंट तरीके से काम करता है। एक इकोनॉमिस्ट शायद नियामगिरी हिल्स को सिर्फ एक बॉक्साइट डिपॉजिट के रूप में देखेगा जिसकी कीमत बिलियंस में है,
एक कल्चरली सेंसिटिव एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच ये समझता और सम्मान करता है कि डोंगिया के लिए वो उनके पवित्र देवता हैं और उनकी कीमत अनमोल है। सही, ये उस चीज की रक्षा करता है जो पवित्र है। तीसरी स्ट्रेंथ? फैसिलिटेटिंग पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने सिर्फ पार्टिसिपेशन की स्टडी नहीं की, उन्होंने इसके लिए मेथड्स को पायनियर किया। हमने रॉबर्ट चेम्बर्स और पीआरए का जिक्र किया। पैसा एक्ट का अस्तित्व ही इस स्ट्रेंथ का सबूत है। ये सुनिश्चित करना कि ट्राइबल ग्राम सभाज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा हैं। और एक और स्ट्रेंथ, ताकि हीरो का केस एकदम मजबूत हो जाए। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंडिजिनस नॉलेज। जैसा कि महान क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने कहा था, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स प्रिमिटिव नहीं होते, वो आश्चर्यजनक रूप से कॉम्प्लेक्स और लॉजिकल होते हैं। झारखंड में ट्राइबल कम्युनिटीज द्वारा यूज की जाने वाली ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में सोचो। ये सिर्फ कोई अजीब लोक कथा नहीं है, इसने मॉडर्न हेल्थ इनिशिएटिव्स और यहाँ तक कि फार्मास्यूटिकल रिसर्च को भी इन्फॉर्म किया है। ये ज्ञान का एक खजाना है। ठीक है, ये एंथ्रोपोलॉजी के हीरो होने का बहुत स्ट्रॉन्ग केस है। अब हमें दूसरी तरफ देखना होगा, विलन वाले पार्ट का क्या था वीकनेसेस एंड कंस्ट्रेंट्स। ये एक बैलेंस आंसर के लिए बहुत जरूरी है। पहली और सबसे बड़ी कमजोरी है इसकी कॉलोनियल लेगेसी। हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि एंथ्रोपोलॉजी एज अ डिसिप्लिन का एक अंधेरा इतिहास है। जैसा कि लॉरा नेडर जैसे स्कॉलर्स ने पॉइंट आउट किया है, ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इंडिया में एंथ्रोपोलॉजिस्ट का इस्तेमाल ट्राइबल सिस्टम्स को डॉक्यूमेंट करने के लिए किया, उन्हें एम्पावर करने के लिए नहीं, बल्कि उन पर बेहतर तरीके से शासन और कंट्रोल करने के लिए। ये इतिहास एक गहरा अविश्वास पैदा करता है जो आज भी जारी है। ये एक बहुत गंभीर और जरूरी पॉइंट है। दूसरी कमजोरी क्या है? मेथोडोलॉजिकल लिमिटेशंस। एंथ्रोपोलॉजी की सबसे बड़ी ताकत गहरी, क्वालिटेटिव, स्मॉल स्केल रिसर्च जैसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जिसे मैलिनोव्स्की ने पायनियर किया, वो पॉलिसी मेकर्स की नजर में कमजोरी भी है। एक गांव की रिच एथनोग्राफिक स्टडी पावरफुल है, लेकिन आप उसके फाइंडिंग्स को स्केल करके लाखों लोगों वाले पूरे स्टेट के लिए पॉलिसी कैसे बनाएंगे? ये स्केल की समस्या है। तो उसकी गहराई को ब्रेथ की कमी के रूप में देखा जा सकता है। तीसरी कमजोरी? पुअर पॉलिसी इंटीग्रेशन। ये बहुत से एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए एक बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। उनके न्यूएंस्ड इनसाइट्स को अक्सर प्लानर्स और ब्यूरोक्रेट्स इग्नोर कर देते हैं, जो सिंपल, टेक्निकल और इकोनॉमिक मॉडल्स पसंद करते हैं। स्कॉलर जेम्स फर्गसन ने इस फिनोमिनन को द एंटी पॉलिटिक्स मशीन कहा। एक दिल तोड़ देने वाला एग्जाम्पल है सरदार सरोवर डैम के कारण हुआ बड़ा ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट, जहां कल्चरली अप्रोप्रिएट रिसेटलमेंट के लिए डिटेल्ड एंथ्रोपोलॉजिकल रिकमेंडेशंस को बड़े पैमाने पर इग्नोर कर दिया गया, एक टॉप डाउन इंजीनियरिंग अप्रोच के फेवर में। हाँ, एक बहुत ही प्रैक्टिकल इशू है टेम्पोरल एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। अच्छी इन डेप्थ फील्ड वर्क में बहुत समय लगता है, महीने यहाँ तक कि साल। दूसरी तरफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स टाइट डेडलाइंस और बजट्स पर चलते हैं। वो चाहते हैं कि एक सोशल इंपैक्ट असेसमेंट 2 महीने में हो जाए। ये टाइमलाइंस का क्लैश का मतलब है कि अक्सर एक प्रॉपर एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी के बजाय एक जल्दी सतह पर किया गया सर्वे कर लिया जाता है, जो प्रोजेक्ट फेलियर का कारण बन सकता है। बहुत साफ और बैलेंस्ड एनालिसिस। इस सबको कंक्लूजन में कैसे बांधे? कंक्लूजन बैलेंस्ड होना चाहिए। आप कहते हैं कि जहां एंथ्रोपोलॉजी जस्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अनिवार्य टूल्स प्रदान करता है, वहीं इसकी क्षमता अक्सर इसके कॉलोनियल अतीत, मेथोडोलॉजिकल चैलेंजेस और पॉलिसी मशीन में खराब इंटीग्रेशन से सीमित हो जाती है। आखिरी लाइन में एथिकल प्रैक्टिसेस और इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन के लिए एक मजबूत कमिटमेंट की जरूरत पर जोर देना चाहिए। परफेक्ट। चलिए कुछ क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। क्या एग्जाम में स्ट्रेंथ्स वर्सेस वीकनेसेस के लिए एक टेबल बनाना अच्छा आइडिया है? ये एक फैंटास्टिक आइडिया हो सकता है, खासकर अगर आपके पास समय कम है। एक साफ 2 कॉलम वाली टेबल एक बेहतरीन विजुअल टूल है। ये एग्जामिनर को दिखाता है कि आप क्रिटिकली सोच सकते हैं और अपने आर्गुमेंट्स को प्रिसीजन के साथ स्ट्रक्चर कर सकते हैं। कम शब्दों में मैक्सिमम इम्पैक्ट। क्या आप उस कॉन्सेप्ट द एंटी पॉलिटिक्स मशीन को फिर से सरल तरीके से समझा सकते हैं? इसे ऐसे सोचो, एक सरकार एक बड़े डैम प्रोजेक्ट को एक टेक्निकल समस्या का शुद्ध टेक्निकल समाधान के रूप में पेश करती है। हमें और बिजली चाहिए। ये फ्रेमिंग उसके नीचे के असली पॉलिटिकल डिसीजंस और पावर स्ट्रगल्स को छुपा देती है। बिजली किसे मिलेगी? कौन अपनी जमीन खोएगा? कॉन्ट्रैक्ट से कौन अमीर होगा? ये एक पॉलिटिकल इशू को न्यूट्रल टेक्निकल इशू जैसा बना देती है। बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है। आपने जो कॉलोनियल लेगेसी का जिक्र किया, वो आज एक गांव में काम कर रहे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को कैसे प्रभावित करती है? वो एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा करती है। गांव वाले शायद संदेह कर सकते हैं। वो सोच सकते हैं, क्या ये रिसर्चर यहाँ हमारी मदद करने आया है, या ये सरकार या माइनिंग कंपनी का एजेंट है, हमारा ज्ञान निकालने और उन्हें हमारी जमीन लेने में मदद करने आया है? उस संदेह को दूर करना किसी भी फील्ड वर्कर के लिए पहला और सबसे मुश्किल कदम है। इसे मेथोडोलॉजिकल लिमिटेशन क्यों कहते हैं, अगर एथनोग्राफी इतनी रिच और डीप है? ये सिर्फ मैक्रो लेवल पॉलिसी मेकर्स के पर्सपेक्टिव से एक लिमिटेशन है। उन्हें नेशनल पॉलिसीज को जस्टिफाई करने के लिए बड़े क्वांटिटेटिव डेटा सेट्स चाहिए, स्टेटिस्टिक्स और नंबर्स। एथनोग्राफी की गहराई उसकी एकेडमिक स्ट्रेंथ है, लेकिन उसका छोटा स्केल बड़े पैमाने की प्लानिंग के लिए एक प्रैक्टिकल कमजोरी के रूप में देखा जाता है। टाइम कंस्ट्रेंट से एक प्रोजेक्ट को कैसे नुकसान हो सकता है, इसका कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे सकते हैं? जरूर। एक एनजीओ को एक रीजन में सैनिटेशन इंप्रूव करने के लिए फंडिंग मिलती है। डेडलाइन 1 साल है। वो जल्दी से एक स्टैंडर्ड डिजाइन के आधार पर टॉयलेट्स बना देते हैं, लेकिन उनके पास एक लंबी एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी के लिए समय नहीं था, जो उन्हें बताती कि लोकल शुद्धता की मान्यताओं के कारण लोग अपने घर के इतने पास बना टॉयलेट यूज नहीं करेंगे। 1 साल बाद टॉयलेट्स को स्टोरेज शेड के रूप में यूज किया जा रहा है। प्रोजेक्ट फेल हो गया क्योंकि एक कल्चरल न्यूआंस थी जो सिर्फ समय ही बता सकता था। एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल। और आखिर में एंथ्रोपोलॉजिस्ट पॉलिसी मेकर्स तक अपनी बात पहुंचाने में कैसे बेहतर हो सकते हैं?
पूरे इंटीग्रेशन का सोल्यूशन क्या है? उन्हें बेहतर कम्युनिकेटर्स और एडवोकेट्स बनने की जरूरत है। सिर्फ एक ब्रिलियंट एकेडमिक पेपर लिखना काफी नहीं है। उन्हें अपने कॉम्प्लेक्स फाइंडिंग्स को साफ, संक्षिप्त और एक्शनेबल पॉलिसी रिकमेंडेशंस में ट्रांसलेट करना सीखना होगा। उन्हें प्लानर्स के साथ एंगेज करना होगा, मीटिंग्स में बैठना होगा और अपनी इनसाइट्स को शामिल करवाने के लिए एक्टिवली लड़ना होगा। ये एक अच्छा कॉल टू एक्शन है। ओके, एक छोटा सा प्रैक्टिस क्यू। ऑडियो को पॉज कीजिए और ये बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। एंथ्रोपोलॉजी स्ट्रेंथ इज इट्स माइक्रो लेवल डेप्थ, बट इट्स वीकनेस इज मैक्रो लेवल इंटीग्रेशन। और ये रहा मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, एंथ्रोपोलॉजी भलाई के लिए एक शक्तिशाली टूल है, लेकिन ये अक्सर पॉलिसी मेकिंग की बड़ी तेज दुनिया में अपनी जगह खोजने में संघर्ष करता है। ठीक है, चलिए चौथे सवाल में चलते हैं। ये 2017 से है। डिस्कस द रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन अंडरस्टैंडिंग द लॉस ऑफ लाइवलीहुड ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज ड्यू टू इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स। 15M 2017। इसकी हेडिंग काफी पावरफुल है, जल, जंगल, जमीन, द स्टोरी ऑफ आदिवासी लाइवलीहुड। ये सुनने में बेहद जरूरी लग रहा है। इस सवाल के लिए इंट्रोडक्शन को कैसे अप्रोच करना चाहिए? आप A.R. रैटलिफ डॉन जैसे स्कॉलर की डेफिनेशन से शुरू कर सकते हैं, जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को जनरल प्रिंसिपल्स को उजागर करने के लिए ह्यूमन सोसाइटीज की स्टडी के रूप में देखा। फिर आप इसे लिंक करते हुए कहते हैं कि ये डिसिप्लिन एक क्रिटिकल फ्रेमवर्क प्रदान करता है, ना सिर्फ ये एनालाइज करने के लिए कि ट्राइबल लाइवलीहुड्स के साथ क्या हो रहा है, बल्कि क्यों हो रहा है, वो सिस्टमैटिक इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल फोर्सेस जो काम कर रही हैं। ठीक है, तो आंसर की बॉडी में पहला बड़ा फैक्टर क्या है जिसे एंथ्रोपोलॉजी हमें समझने में मदद करता है? पहला है एनालाइजिंग इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन। एंथ्रोपोलॉजी एक फ्रेमवर्क यूज करता है जिसे पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं, जो एरिक वुल्फ जैसे स्कॉलर से जुड़ा है। ये जांचता है कि कैसे बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक बदलाव, जैसे कैपिटलिज्म का विस्तार और स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्राइबल जमीनों और संसाधनों से उन्हें वंचित कर देता है। फॉर एग्जांपल, झारखंड में संथाल ट्राइब का एनालिसिस दिखाता है कि कैसे माइनिंग और इंडस्ट्री के विस्तार ने उन्हें उनकी जमीन से अलग कर दिया और उन्हें कम मजदूरी वाले लेबरर्स के रूप में एक अनिश्चित अस्तित्व में धकेल दिया। तो ये बड़े ग्लोबल इकोनॉमिक फोर्सेस को एक परिवार के खेत खोने की सच्चाई से जोड़ता है। बिल्कुल। दूसरा फैक्टर है एनालाइजिंग इकोलॉजिकल डिसरप्शन। यहाँ एंथ्रोपोलॉजी कल्चरल इकोलॉजी का पर्सपेक्टिव यूज करता है, जूलियन स्टुअर्ट से। ये इस बात पर फोकस करता है कि कैसे ट्राइबल इकोनॉमीज उनके स्पेसिफिक एनवायरनमेंट से गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो जब वो एनवायरनमेंट माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन या बड़े डैम से डिग्रेड होता है, तो उनका पूरा लाइवलीहुड सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। डोंगरिया कौंद की न्यामगिरी हिल्स पर अपने भोजन, दवा और पहचान के लिए निर्भरता इसका क्लासिक केस स्टडी है। आउटलाइन में पॉलिटिकल इकोलॉजी का भी जिक्र है। ये कल्चरल इकोलॉजी से कैसे अलग है? ये बहुत अच्छा सवाल है। पॉलिटिकल इकोलॉजी पॉल रॉबिन्स जैसे विचारकों से इससे एक कदम आगे ले जाता है। वो मानता है कि एनवायरनमेंट जरूरी है, लेकिन वो ये भी पूछता है किसके पास उस एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की पावर है। ये दिखाता है कि ये इकोलॉजिकल डिसरप्शंस कोई हाथ से नहीं है, वो पावर इम्बैलेंसेस का नतीजा है। जैसे छोटा नागपुर प्लाटो में हो और मुंडा ट्राइब्स का माइनिंग के कारण डिस्प्लेसमेंट दिखाता है कि कैसे शक्तिशाली कॉर्पोरेट और स्टेट इंटरेस्ट्स प्रॉफिट के लिए लोकल इकोलॉजिकल जरूरतों को ओवरराइड कर सकते हैं। ये एनवायरनमेंट में पावर और पॉलिटिक्स का एलिमेंट जोड़ता है। और एनालिसिस का तीसरा हिस्सा क्या है? तीसरा हिस्सा वो है जहां एंथ्रोपोलॉजी सचमुच यूनिक है, डॉक्यूमेंटिंग द सोशियो कल्चरल एंड हेल्थ इंपैक्ट्स। लाइवलीहुड का नुकसान सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज इसके विनाशकारी सामाजिक परिणामों को हाईलाइट करती हैं। जैसे वो जेंडर्ड इंपैक्ट को डॉक्यूमेंट करती हैं। जब जंगल साफ होते हैं तो मध्य प्रदेश में बैगा महिलाएं उन नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस तक पहुंच खो देती हैं जो वो इकट्ठा करती हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्थिति नष्ट हो जाती है। स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि कैसे ट्रेडिशनल फूड सिस्टम्स में गिरावट से गंभीर मैलन्यूट्रिशन और हेल्थ क्राइसिस होते हैं। ये इस ट्रेजेडी का सचमुच एक होलिस्टिक व्यू है। ऐसे आंसर को हम कंक्लूड कैसे करें? आप इन सभी एनालिटिकल पॉइंट्स को सुरक्षात्मक पॉलिसीज की आवश्यकता से जोड़ते हैं, जिसका प्राइम एग्जांपल है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006। आप ये कहकर कंक्लूड करते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी जरूरी एथनोग्राफिक डेप्थ प्रदान करता है ताकि सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन से आगे बढ़ा जा सके और ऐसी पॉलिसीज बनाई जा सके जो जस्ट और सस्टेनेबल दोनों हों। चलिए इस पर कुछ जल्दी से क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमी और कल्चरल इकोलॉजी के बीच का फर्क याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? इसे ऐसे सोचो, कल्चरल इकोलॉजी एनवायरनमेंट में अडेप्टेशन पर फोकस करती है, पॉलिटिकल इकोनॉमी एनवायरनमेंट पर कॉन्फ्लिक्ट पर फोकस करती है। एक बैलेंस के बारे में है, दूसरा पावर के बारे में। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA 2006 का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करना है। इसका लक्ष्य उन जंगल जमीनों पर ट्राइबल और वन्यवासी समुदायों को कानूनी मान्यता और मालिकाना हक देना है, जिन पर वो पीढ़ियों से रह रहे हैं और खेती कर रहे हैं, लेकिन जिनके लिए उनके पास कभी ऑफिशियल पेपर्स नहीं थे। आपने जेंडर्ड इम्पैक्ट का जिक्र किया। जंगल तक पहुंच खोने से इन कुछ समुदायों में महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा नुकसान क्यों होता है? क्योंकि इनमें से कई समाजों में श्रम का एक पारंपरिक विभाजन होता है। पुरुष शायद खेती या शिकार में ज्यादा शामिल हों, जबकि महिलाएं अक्सर जंगल से जलाने की लकड़ी, पानी, भोजन और औषधीय पौधे इकट्ठा करने वाली प्राइमरी कलेक्टर होती हैं। तो जब जंगल गायब होता है तो एक महिला की विशिष्ट आर्थिक भूमिका और उसकी घरेलू शक्ति का स्रोत नष्ट हो जाता है। माइनिंग के अलावा इकोलॉजिकल डिसरप्शन का एक और जल्दी से एग्जांपल दे सकती हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स का बनना भले ही अच्छी नीयत से हो, यह अक्सर उन ट्राइबल समुदायों के निष्कासन का कारण बनता है जो सदियों से वन्यजीवों के साथ सहअस्तित्व में रहे हैं। उन्हें उनकी रोजी रोटी और पवित्र स्थलों से पूरी तरह काट देते हैं। इसे ग्रीन ग्रैबिंग कहते हैं। इस विशिष्ट सवाल में
एंथ्रोपोलॉजी का होलिस्टिक अप्रोच कैसे सचमुच चमकता है। ये सारे डॉट्स को जोड़ता है। ये दिखाता है कि कैसे एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी इकोनॉमिक फैक्टर से डिफॉरेस्टेशन इकोलॉजिकल फैक्टर होता है, जिससे आय का नुकसान लाइवलीहुड लॉस होता है, जिससे मैल न्यूट्रिशन हेल्थ इंपैक्ट होता है, जिससे जंगल से जुड़े सांस्कृतिक अनुष्ठानों का क्षरण सोशियो कल्चरल इंपैक्ट होता है। ये दिखाता है कि आप पूरी तस्वीर देखे बिना एक समस्या का समाधान नहीं कर सकते। आखिरी सवाल, क्या एंथ्रोपोलॉजिस्ट की भूमिका सिर्फ इस बर्बादी को डॉक्यूमेंट करने वाले एक दुखी दर्शक की है? बिल्कुल नहीं। ये डॉक्यूमेंटेशन और एनालिसिस से शुरू होता है, जो एक अदृश्य समस्या को बाहरी दुनिया के लिए दृश्य बनाने के लिए जरूरी है। लेकिन फिर वो ज्ञान एडवोकेसी के लिए, एक्टिविज्म के लिए और एफआरए जैसी बेहतर पॉलिसीज में योगदान देने के लिए एक शक्तिशाली टूल बन जाता है। ये एक गवाह और बदलाव का एजेंट दोनों होने के बारे में है। ये एक शक्तिशाली विचार है। ओके, हमारे लिसनर्स के लिए एक प्रैक्टिस क्यू। एक पल के लिए पॉज कीजिए और लाइवलीहुड लॉस के लिए एक इकोनॉमिक फैक्टर और एक इकोलॉजिकल फैक्टर के बीच का फर्क अपने सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कीजिए। और ये रहा मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, एंथ्रोपोलॉजी उस शांत त्रासदी को आवाज देता है कि कैसे कुछ के लिए डेवलपमेंट दूसरों के लिए विनाश का मतलब हो सकता है। ऑलराइट, थोड़ा पेस बढ़ाते हैं। हम 5वें सवाल पर हैं 2016 से। डिस्क्राइब हाउ एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज एंड मेथड्स आर यूजफुल इन रूरल डेवलपमेंट, 15M 2016। इसके लिए हेडिंग है गांव की आवाज, द एंथ्रोपोलॉजिकल फॉर्मूला फॉर रूरल डेवलपमेंट। ये 2022 वाले सवाल जैसे ही लग रहा है जो हमने पहले किया था, लेकिन यहाँ कीवर्ड्स नॉलेज एंड मेथड्स हैं, ये अलग कैसे है? आप सही कह रहे हैं, ओवरलैप है, लेकिन यहाँ फोकस ज्यादा शार्प है। इंट्रोडक्शन के लिए आप रॉबर्ट रेडफील्ड जैसे स्कॉलर का यूज कर सकते हैं, जिन्होंने ग्रामीण जीवन के सांस्कृतिक ईथोस या आत्मा को समझने की बात की थी। ये इस बात के लिए स्टेज सेट करता है कि कैसे एंथ्रोपोलॉजी का नॉलेज और मेथड्स दोनों उस ईथोस को पकड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अच्छा, एंगल है। तो बॉडी के लिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। पार्ट ए नॉलेज वाला हिस्सा होगा। बिल्कुल। पार्ट ए, अंडरस्टैंडिंग लोकल कम्युनिटीज एंड कॉन्टेक्स्ट। ये क्या के बारे में है? एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज जो एथनोग्राफिक रिसर्च से मिलता है, कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस, डोमिनेंट कास्ट्स के पावर डायनामिक्स, किनशिप सिस्टम्स, लोकल बिलीव्स को उजागर करता है। इन छुपे हुए सोशल ब्लूप्रिंट्स को समझना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि आप कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम डिजाइन करना भी शुरू करें। तो नॉलेज मैप है, और मैप बनाने के टूल्स के बारे में क्या? वो मेथड्स वाला पार्ट है। परफेक्ट एनालॉजी। पार्ट बी है द यूटिलिटी ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड्स। ये कैसे के बारे में है। स्टार मेथड, जैसा हमने डिस्कस किया, है पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, PRA, जिसे रॉबर्ट चेम्बर्स ने चैंपियन किया। ये एक टूल किट है जो ग्रामीण लोगों को अपनी स्थिति के रिसर्चर्स बनाने में सशक्त करता है। एक फैंटास्टिक रियल लाइफ एग्जांपल है कि कैसे प्रदान जैसे NGOs PRA टेक्निक्स का यूज करके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाओं को उनके अपने आर्थिक चुनौतियों का विश्लेषण करने और मिलकर समाधान बनाने में मदद करते हैं। और तीसरा हिस्सा जहां नॉलेज और मेथड्स एक साथ आते हैं, वो होगा पार्ट सी, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड एवेल्युएशन। फॉर्मुलेशन के लिए कल्चरल नॉलेज की है। LP विद्यार्थी के नेचर, मैन, स्पिरिट कॉम्प्लेक्स जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझने से ऐसी पॉलिसीज बनाने में मदद मिलती हैं जो लोकल वर्ल्ड व्यूज का सम्मान करती हैं। एवेल्युएशन के लिए क्वालिटेटिव असेसमेंट्स जैसे एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड्स महत्वपूर्ण हैं। एक क्वांटिटेटिव स्टडी शायद ये दिखाए कि एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या PDS की दुकान ने 10 टन अनाज बांटा, लेकिन एक क्वालिटेटिव स्टडी इंटरव्यूज के जरिए ये उजागर कर सकती है कि अनाज सबसे गरीब परिवारों तक कभी पहुंचा ही नहीं। तो ये नंबर्स के पीछे की असली कहानी बताता है। और कंक्लूजन में इस बात पे जोर देना चाहिए कि एंथ्रोपोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण रोल राजधानियों में लिखी गई एब्स्ट्रैक्ट पॉलिसीज और गांव के जीवन की मेसी कॉम्प्लेक्स सच्चाई के बीच के बड़े गैप को भरने का है। ये डेवलपमेंट को असली बनाता है। चलिए कुछ क्विक फायर क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। पहला, वो नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स आखिर है क्या? ये LP विद्यार्थी का एक कॉन्सेप्ट है जो समझाता है कि कैसे कई ट्राइबल और रूरल समुदायों के लिए प्राकृतिक दुनिया, मानव दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया 3 अलग अलग चीजें नहीं है, वो गहराई से आपस में जुड़ी हुई है। एक क्षेत्र में किया गया काम, जैसे एक पवित्र पेड़ काटना, दूसरे क्षेत्रों में प्रभाव डालेगा। ये एक होलिस्टिक वर्ल्ड व्यू है। PRA और लॉन्ग टर्म एथनोग्राफिक रिसर्च में मुख्य अंतर क्या है? इसे एक स्नैपशॉट वर्सेस एक फीचर फिल्म के रूप में सोचो। एथनोग्राफिक रिसर्च फीचर फिल्म है, एक रिसर्चर द्वारा एक कल्चर को अंदर से समझने के लिए एक लंबा गहरा इमर्जन। PRA रैपिड पार्टिसिपेटरी टूल्स का एक सेट है, एक स्नैपशॉट जो एक कम्युनिटी को तुरंत प्लानिंग के लिए अपनी स्थिति का विश्लेषण करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रदान जैसे NGO का मुख्य काम क्या है? प्रधान, जिसका पूरा नाम प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन है, मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण गरीबों के लिए सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स बनाने पर काम करता है, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने पर एक मजबूत फोकस है। वो एंथ्रोपोलॉजिकल और पार्टिसिपेटरी मेथड्स का बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए जाने जाते हैं। सरकारी योजनाओं की निगरानी के लिए क्वालिटेटिव असेसमेंट्स इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि सरकारी योजनाएं कागज पर सफल दिख सकती हैं, लेकिन वास्तविकता में विफल हो सकती हैं। नंबर्स अच्छे लग सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव असेसमेंट्स क्यों और कैसे का जवाब देते हैं। वो उन लीकेजेस, एक्सक्लूजन्स और अनपेक्षित परिणामों को उजागर करते हैं जिन्हें अकेले नंबर्स कभी नहीं पकड़ सकते। हमने MN श्रीनिवास के डोमिनेंट कास्ट के कॉन्सेप्ट का जिक्र किया। उसे समझने से एक प्रैक्टिकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कैसे मदद मिलती है? अगर आप एक प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, जैसे एक नया कम्युनिटी कुआं बनाना, और आप डोमिनेंट कास्ट डायनामिक्स को नहीं समझते, तो आप पा सकते हैं कि डोमिनेंट कास्ट उस कुएं तक पहुंच को कंट्रोल कर लेती है और उन्हीं लोगों को बाहर कर देती है जिनकी आप मदद करने की कोशिश कर रहे थे। ये आपको इन सोशल पावर प्लेस का अनुमान लगाने और उन्हें कम करने में मदद करता है। क्या रूरल डेवलपमेंट सिर्फ कृषि में सुधार का दूसरा नाम है? बिल्कुल नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। रूरल डेवलपमेंट होलिस्टिक है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, स्थानीय शासन, महिला सशक्तिकरण और नॉन फार्म लाइवलीहुड्स बनाना शामिल है।
एंथ्रोपोलॉजी का अपना होलिस्टिक अप्रोच इस जटिलता से निपटने के लिए बिल्कुल अनुकूल है। बहुत अच्छा। ओके लिसनर्स, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्यों है, इस लाइन को दोहराइए। एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड्स टर्न बेनिफिशियरीज इनटू पार्टिसिपेंट्स। और इस सवाल का मिनी रिकैप है, इन शॉर्ट एंथ्रोपोलॉजी नॉलेज और मेथड्स दोनों प्रदान करता है ऐसे डेवलपमेंट के लिए जो वास्तव में लोगों के लिए काम करता है। तेजी से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 पर 2015 से एग्जामिन इन डिटेल द रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन प्लानिंग फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट 15M 2015। इसके लिए हमारी हेडिंग है ब्लूप्रिंट फॉर प्रोग्रेस, प्लानिंग ट्राइबल डेवलपमेंट। यहाँ कीवर्ड प्लानिंग लग रहा है, उससे फोकस कैसे बदलता है? इंट्रोडक्शन के लिए आउटलाइन डेविड मेंडलबाउम का नाम सजेस्ट कर रही है। हाँ, क्योंकि फोकस प्लानिंग की सोची समझी संरचित प्रक्रिया पर है। एक अच्छा इंट्रो डेविड मेंडलबाउम के इस विचार को कोट करेगा कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट प्लानिंग प्रोसेस में ऑब्जेक्टिविटी और एम्पैथी दोनों लाते हैं, एक अनोखा कॉम्बिनेशन जो ट्राइबल समुदायों के साथ काम करने के लिए आवश्यक है। तो बॉडी के लिए शायद प्लानिंग साइकिल के स्टेजेस को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। पहला स्टेज है फाउंडेशनल रोल एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये पहले का फेज है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स जरूरी एथनोग्राफिक ग्राउंडवर्क प्रदान करते हैं। जैसे SC रॉय द्वारा छोटा नागपुर के ट्राइब्स पर की गई पायनियरिंग स्टडीज सिर्फ एकेडमिक नहीं थी। उन्होंने गहरे स्वास्थ्य समस्याओं को उजागर किया, जिसके कारण उन क्षेत्रों में सबसे पहले के कुछ हेल्थ केयर इंटरवेंशन शुरू हुए। और ये फाउंडेशनल काम फिर सीधे हाई लेवल पॉलिसी को प्रभावित करता है। हाँ, ये इस सेक्शन में दूसरा पॉइंट है। उनका काम डेवलपमेंट के दर्शन को ही आकार देता है। वेरियर एल्विन की सिफारिशें उनके गहरे फील्ड वर्क पर आधारित ने सीधे नेहरू की ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए पंचशील पॉलिसी को आकार दिया, जिसने ऑटोनॉमी और नॉन इंटरफेरेंस को प्राथमिकता दी। ये प्लानिंग हाई टेबल पर एंथ्रोपोलॉजी है। ठीक है, तो ये पहले वाला हो गया। बॉडी के लिए दूसरा स्टेज क्या है? दूसरा स्टेज है यूटिलिटी इन इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। ये प्लानिंग का दौरान और बाद का फेज है। पहले उनके मेथड्स एक पॉलिसी की सामाजिक स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को लागू करने के लिए आपको जमीन पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट की जरूरत थी, ताकि समुदायों के परंपरागत दावों को पहचानने और सत्यापित करने में मदद मिल सके, लिखित कानून और जीवित वास्तविकता के बीच के अंतर को भरते हुए। और ये चेक करने के लिए कि प्लान आखिर काम कर भी रहा है या नहीं। ट्राइबल एरियाज में नरेगा जैसी योजनाओं के एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज ने इंप्लीमेंटेशन गैप्स को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे देरी से भुगतान या सबसे कमजोर लोगों का बहिष्कार, जो फिर प्लान में सुधार के लिए मार्गदर्शन करता है। और आखिर में वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जैसा कि हमने डोंगरिया कोंद के साथ देखा, जहां उनकी गहरी सांस्कृतिक समझ राज्य, एक कॉर्पोरेशन और एक ट्राइब के बीच एक संघर्ष में आवश्यक थी। कंक्लूजन के लिए आउटलाइन क्रिस्टोफ फॉन हाइमेंडॉफ और इमिक लेंस का जिक्र कर रही है। वो क्या है? हाँ, आप ये कहकर कंक्लूड करते हैं कि प्लानिंग में एंथ्रोपोलॉजी का अनिवार्य योगदान एमिक लेंस है, अंदर वाले का नजरिया। यह सुनिश्चित करता है कि प्लान्स सिर्फ टेक्निकली सही ना हो, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी उपयुक्त हों और उनका आकलन समुदाय के अपने नजरिए से किया जाए। यह ट्राइबल ऑटोनॉमी की रक्षा करता है और सुनिश्चित करता है कि डेवलपमेंट सचमुच उनके लिए है। चलिए क्रॉस क्वेश्चंस में चलते हैं। पहला, क्या आप एमिक लेंस को बहुत आसान तरीके से समझा सकते हैं? एमिक पर्सपेक्टिव अंदर वाले का नजरिया है। यह एक कल्चर या स्थिति को उन लोगों के नजरिए से समझना है जो उसमें रह रहे हैं। यह एथिक पर्सपेक्टिव के विपरीत है, जो भारी या विश्लेषक का नजरिया है। एंथ्रोपोलॉजी एमिक व्यू के लिए प्रयास करता है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में मुख्य अंतर क्या है? फॉर्मुलेशन डिजाइन फेज है, ये कागज पर ब्लूप्रिंट या कानून बनाना है। इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन फेज है, ये वास्तव में जमीन पर उसे बनाना है। एंथ्रोपोलॉजी हमें दिखाता है कि एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट भी एक विफल इमारत में परिवर्तित हो सकता है अगर इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस स्थानीय संस्कृति और संदर्भ को नजरअंदाज करता है। SC रॉय कौन थे और उन्हें इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? शरद चंद्र रॉय को अक्सर फादर ऑफ इंडियन एथनोग्राफी कहा जाता है। 20वीं सदी की शुरुआत में वो उन पहले भारतीयों में से एक थे जिन्होंने लंबे समय तक सिस्टमैटिक एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क किया, मुंडा और ओरांव जैसे ट्राइब्स के जीवन को डॉक्यूमेंट करते हुए। उनके काम ने डेटा और इनसाइट का एक अनमोल बेसलाइन प्रदान किया, जहां पहले कुछ नहीं था। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग प्रोसेस का हिस्सा क्यों माना जाता है? क्योंकि ट्राइबल एरियाज में डेवलपमेंट, खासकर माइनिंग, डैम्स या इंडस्ट्री से जुड़े प्रोजेक्ट्स, लगभग हमेशा जमीन और संसाधनों पर संघर्ष पैदा करते हैं। एक अच्छे प्लान को इस संघर्ष का अनुमान लगाना और उसे मैनेज करना होगा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट अपनी ट्राइबल पर्सपेक्टिव की गहरी समझ के साथ महत्वपूर्ण मध्यस्थों के रूप में काम कर सकते हैं। क्या एक खास आंसर के लिए एक फ्लो चार्ट कैसे उपयोगी हो सकता है? एक सरल फ्लो चार्ट पूरे साइकिल को विजुअली मैप कर सकता है। Ethnographic research leads to planning and formulation, leads to implementation, followed by monitoring and evaluation, which then feeds back into policy refinement. यह हर एक कदम पर एंथ्रोपोलॉजी की निरंतर भूमिका को बिल्कुल सही ढंग से दर्शाता है। क्या एक ही समय में ऑब्जेक्टिव और एम्पैथेटिक होना एक विरोधाभास नहीं है? यही वो अनोखी रस्सी है जिस पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट चलते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने डेटा कलेक्शन और एनालिसिस में ऑब्जेक्टिव और कठोर रहें, लेकिन अपने मानवीय संपर्कों में एम्पैथेटिक रहें। जिन लोगों का आप अध्ययन कर रहे हैं, उनका सम्मान एक साथी इंसान के रूप में करें, ना कि सिर्फ डेटा पॉइंट्स के रूप में। ये वैज्ञानिक कठोरता और मानवीय समझ का संतुलन है। बहुत अच्छा अंतर बताया। ठीक है, एक प्रैक्टिस मोमेंट लेते हैं। अपने दिमाग में उस फ्लो चार्ट को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। रिसर्च, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग। सिंपल। और मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए एंथ्रोपोलॉजी सिर्फ एक कंसल्टेंट नहीं है जिसे आप सलाह के लिए बुलाते हैं। ये ब्लूप्रिंट स्टेज से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक एक पार्टनर है। हम 7वें सवाल पर आ गए हैं 2014 से। एक और 20 माह का। क्रिटिकली असेस द रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स इन रूरल डेवलपमेंट 20M 2014। हेडिंग है सच का सामना और रियलिटी चेक फॉर एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स। फिर से क्रिटिकली असेस,
ये 2018 के सवाल जैसा लग रहा है, लेकिन फोकस रूरल डेवलपमेंट पे ज्यादा है, सिर्फ ट्राइबल पर नहीं। बिल्कुल, कोर आइडियाज ओवरलैप करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स और जोर थोड़ा अलग हो सकता है। इंट्रोडक्शन में फिर से डेविड मेंडलबॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लासिक एंथ्रोपोलॉजिकल टूल किट पर जोर देते हुए होलिस्टिक व्यू और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, बॉडी के लिए फिर से एक बैलेंस स्ट्रक्चर रखते हैं। पहले स्ट्रेंथ्स एंड पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस। एक जनरल रूरल कॉन्टेक्स्ट में एक की स्ट्रेंथ क्या है? एक की स्ट्रेंथ है अंडरस्टैंडिंग सोशल डायनामिक्स। यहाँ परफेक्ट एग्जाम्पल है एमएन श्रीनिवास का डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट। उनके काम ने दिखाया कि कई भारतीय गांवों में एक खास जाति के पास असाधारण आर्थिक और राजनीतिक शक्ति होती है, जो स्थानीय चुनावों से लेकर विकास लाभों के वितरण तक हर चीज को प्रभावित करती है। दूसरी स्ट्रेंथ क्या है? एडवोकेसी एंड पॉलिसी इन्फ्लुएंस। जबकि वेरियर एल्विन अपने ट्राइबल काम के लिए जाने जाते हैं, पर यह ब्रॉडर प्रिंसिपल अप्लाई होता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अक्सर मार्जिनलाइज्ड ग्रामीण आबादी के लिए एडवोकेट्स के रूप में काम किया है, उनके मुद्दों को राष्ट्रीय ध्यान में लाकर और भूमि अधिकार, बंधुआ मजदूरी और सामाजिक न्याय से संबंधित नीतियों को प्रभावित करके। और एक तीसरी स्ट्रेंथ इसे पूरा करने के लिए पायनियरिंग पार्टिसिपेटरी मेथड्स। हमें इसका जिक्र फिर से करना होगा क्योंकि ये बहुत मौलिक है। पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल (PRA) जैसे मेथड्स का निर्माण ने फील्ड में क्रांति ला दी, बॉटम अप डेवलपमेंट अप्रोच को अनगिनत गांवों में एक वास्तविकता बनाने के लिए एक व्यवहारिक टूल किट प्रदान करके। ओके, ये पॉजिटिव साइड हो गई। अब क्रिटिकल असेसमेंट के लिए वीकनेसेस एंड कंस्ट्रेंट्स। पहला कौन सा है? लिमिटेड पॉलिसी इंटीग्रेशन। ये एक बार बार आने वाला थीम है। जैसा कि नंदिनी सुंदर जैसे आलोचकों ने तर्क दिया है, जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट शानदार इंसाइटफुल काम करते हैं, तब भी उसे अक्सर टेक्नोक्रेटिक और इकोनॉमिक लक्ष्यों को प्राथमिकता देने वाले पॉलिसी मेकर्स द्वारा नजरअंदाज या किनारे कर दिया जाता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट की आवाज अक्सर सत्ता के गलियारों में खो जाती है। एक दूसरी कमजोरी, और ये थोड़ी ट्रिकी लग रही है, एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। हाँ, ये डिसिप्लिन के लिए एक बड़ी आंतरिक चुनौती है। जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट विकास परियोजनाओं के लिए राज्य या कॉर्पोरेट संस्थाओं के साथ सहयोग करते हैं, तो उन्हें गंभीर नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। क्या उनका रिसर्च वास्तव में समुदाय की मदद करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या क्या ये एक ऐसी परियोजना को वैधता देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो आखिरकार उन्हें नुकसान पहुंचाएगी, जैसे एक विस्थापन और पुनर्वास योजना को कागज पर वास्तविकता से बेहतर दिखाता है। ये एक गंभीर दुविधा है। और तीसरी कमजोरी, कम्युनिटी मिसट्रस्ट। ये कॉलोनियल विरासत और इनमें से कुछ नैतिक संघर्षों का सीधा परिणाम है। रिसर्चर्स को कभी-कभी ग्रामीण समुदायों द्वारा संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। उन्हें बाहरी लोगों के रूप में देखा जा सकता है जो उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह स्टडी करने आते हैं, उनका ज्ञान एक PhD या एक किताब के लिए निकालते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, कुछ भी वापस दिए बिना। झारखंड के कुछ हिस्सों जैसे संघर्ष क्षेत्रों में यह अविश्वास चरम पर हो सकता है। इतने क्रिटिकल आंसर को आप कंक्लूड कैसे करती हैं? आप ये दोहराकर कंक्लूड करती हैं कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट की भूमिका आवश्यक और बधित दोनों है। आप कहती हैं कि जबकि वो विकास में एक अनिवार्य आलोचनात्मक लेंस और एक मानवीय शक्ति प्रदान करते हैं, उन्हें विशाल संरचनात्मक और नैतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आखिरी वाक्य नैतिक दिशा निर्देशों को मजबूत करने और रिसर्चर्स, समुदायों और पॉलिसी मेकर्स के बीच एक अधिक वास्तविक साझेदारी की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। चलिए क्रॉस क्वेश्चंस में चलते हैं। वो डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट एक डेवलपमेंट प्रोग्राम को आखिर कैसे प्रभावित करता है? ये दिखाता है कि विकास संसाधन न्यूट्रल नहीं होते। अगर एक सरकारी योजना एक नई सिंचाई नहर के लिए फंड प्रदान करती है, तो डोमिनेंट कास्ट अपनी सामाजिक और राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित कर सकती है कि नहर मुख्य रूप से उनके अपने क्षेत्रों को लाभ पहुंचाए, जबकि हाशिए पर स्थित जाति समूहों के खेत सूखे रह जाएं। दमिली सुंदर जैसे स्कॉलर द्वारा पेश की गई मुख्य आलोचना क्या है? उनके काम का एक प्रमुख हिस्सा, खासकर बस्तर के संदर्भ में, इस बात की आलोचना करता है कि कैसे राज्य विकास और सुरक्षा की भाषा का इस्तेमाल काउंटर इंसर्जेंसी के एक उपकरण के रूप में करता है। उनका तर्क है कि ये अक्सर बीच में फंसे आदिवासी समुदायों को नुकसान पहुंचाता है और एंथ्रोपोलॉजिस्ट को इस बात के प्रति आलोचनात्मक रूप से जागरूक होना चाहिए कि उनका काम ऐसे संघर्ष स्थितियों में कैसे संयोजित हो सकता है। क्या आप मुझे एक साफ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे सकती हैं एक नैतिक संघर्ष का जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को सामना करना पड़ सकता है? ठीक है, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को एक माइनिंग कंपनी द्वारा सोशल इंपैक्ट असेसमेंट करने के लिए हायर किया जाता है। उनका रिसर्च दिखाता है कि प्रोजेक्ट पर्यावरण के लिए विनाशकारी होगा और एक समुदाय को पर्याप्त मुआवजे के बिना विस्थापित करेगा। कंपनी उन्हें रिपोर्ट के निष्कर्षों को नरम करने के लिए एक बड़ा बोनस और भविष्य के कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर करती है। ये पेशेवर अखंडता, व्यक्तिगत लाभ और समुदाय की भलाई के बीच एक विशाल नैतिक संघर्ष है। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट व्यावहारिक रूप से एक ऐसे समुदाय के साथ विश्वास कैसे बना सकता है जो बाहरी लोगों पर संदेह करता है? ये एक धीमी प्रक्रिया है। इसके लिए लंबे समय तक एंगेजमेंट की जरूरत होती है, सिर्फ एक जल्दी विजिट की नहीं। इसका मतलब है रिसर्च के लक्ष्यों के बारे में पारदर्शी होना, स्थानीय रिवाजों का सम्मान करना, निष्कर्षों को समुदाय के साथ इस तरह से साझा करना जिसे वो समझ सकें, और कभी-कभी एडवोकेसी के माध्यम से समुदाय की मदद करने के लिए अपने कौशल का सक्रिय रूप से उपयोग करना। इसके लिए सच्ची प्रतिबद्धता लगती है। इस 2014 के सवाल और 2018 के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस वाले सवाल में मुख्य अंतर क्या है? 2018 का सवाल विशेष रूप से ट्राइबल एंड रूरल डेवलपमेंट पर था, जो आपको ऑटोनॉमी, इंडिजिनस नॉलेज और फॉरेस्ट राइट्स जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। ये 2014 का सवाल रूरल डेवलपमेंट पर अधिक व्यापक रूप से है, जो आपको स्थायी कृषि प्रधान गांव के जीवन के लिए अधिक केंद्रीय अवधारणाओं जैसे डोमिनेंट कास्ट और जाति गतिकी को शामिल करने की अनुमति देता है। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के मूल विचार समान हैं, लेकिन उदाहरण और फोकस थोड़ा बदल जाते हैं। आखिरी सवाल, एक समुदाय के लिए एडवोकेट होना, क्या ये एक रिसर्चर के लिए एक ताकत है या एक कमजोरी? यही अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में केंद्रीय बहस है।
ये एक ताकत है क्योंकि ये उन्हें अपने ज्ञान का इस्तेमाल सामाजिक न्याय के लिए लड़ने की अनुमति देता है। लेकिन इसे उन लोगों द्वारा एक कमजोरी के रूप में देखा जा सकता है जो मानते हैं कि रिसर्चर्स को 100% निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ये तर्क देते हुए कि एडवोकेसी वैज्ञानिक अलगाव से समझौता करती है। इसका कोई आसान जवाब नहीं है, ये एक निरंतर तनाव है। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक प्रैक्टिस क्यू लेते हैं। रूरल डेवलपमेंट में एंथ्रोपोलॉजी की एक मुख्य ताकत और एक मुख्य कमजोरी को साफ और संक्षेप में व्यक्त करने की कोशिश कीजिए। और मिनी रिकैप के लिए, इन शॉर्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ग्रामीण विकास के आवश्यक आलोचक और मार्गदर्शक हैं, लेकिन उनकी आवाज अक्सर राजनीति और अर्थशास्त्र के शोर में एक फुफुसाहट बनकर रह जाती है। हम अपने आखिरी सवाल तक पहुंच गए हैं। नंबर 8, 2012 से। यूजिंग एग्जाम्पल्स, कॉमेंट ऑन हाउ एंथ्रोपोलॉजी कैन बी यूटिलाइज्ड इन पॉलिसी मेकिंग। 20M 2012। अंत में एक बेहतरीन सवाल, क्योंकि ये सब कुछ एक साथ जोड़ता है। इसकी हेडिंग है फ्रॉम फील्ड टू फाइल, एंथ्रोपोलॉजी इन पॉलिसी मेकिंग। ये एक तरह से एक समरी क्वेश्चन लग रहा है। इंट्रोडक्शन को कैसे फ्रेम करना चाहिए? इंट्रोडक्शन को एंथ्रोपोलॉजी को हार्ड साइंसेज जो डेटा प्रदान करती हैं और ह्यूमैनिटीज जो संदर्भ और अर्थ प्रदान करती हैं के बीच एक परफेक्ट ब्रिज के रूप में स्थापित करना चाहिए। आप तर्क दे सकते हैं कि यह अनोखी ब्रिजिंग भूमिका इसे लोगों केंद्रित नीति बनाने के लिए आवश्यक बनाती है जो प्रभावी और मानवीय दोनों हों। और बॉडी के लिए? आउटलाइन पॉलिसी एरिया के हिसाब से ऑर्गेनाइज करने का सुझाव दे रही है, उन एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करके जिन्हें हम पहले ही छू चुके हैं। यह ज्ञान को स्ट्रक्चर करने का एक स्मार्ट तरीका लगता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आप अपने ज्ञान को प्रभावी ढंग से सिंथेसाइज और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पहला पॉलिसी एरिया जिसे आप डिस्कस कर सकते हैं वो है ट्राइबल इंटीग्रेशन एंड वेलफेयर। यहाँ आप सभी स्टार एग्जाम्पल्स लाते हैं। ट्राइबल पंचशील को आकार देने में वेरियर एल्विन की भूमिका, संविधान के 5th शेड्यूल का एंथ्रोपोलॉजिकल आधार और पीसा एक्ट तक ले जाने वाली इनसाइट्स। ठीक है, दूसरा पॉलिसी एरिया क्या है? प्रोमोटिंग कल्चरल प्लूरलिज्म एंड नेशनल आइडेंटिटी। यहाँ आप दो अलग अलग एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। पहला, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो एक एंथ्रोपोलॉजिकल संस्थान है, द्वारा इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी साइट्स पर किया गया डॉक्यूमेंटेशन और संरक्षण का काम, जो एक साझा राष्ट्रीय विरासत को बढ़ावा देने में मदद करता है। दूसरा, एक अधिक समकालीन उदाहरण, कैसे मेघालय में खासी सेक्रेड ग्रोव्स की एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज ने पारंपरिक संरक्षण प्रणालियों की प्रभावशीलता दिखाकर राष्ट्रीय पर्यावरण नीतियों को सूचित किया है। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तीसरा पॉलिसी एरिया? इंश्योरिंग सोशल जस्टिस। यहाँ आप डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे जाति की गहराई से जुड़े स्वभाव पर एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च, खासकर MN श्रीनिवास का डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट, ने यह समझने के लिए बौद्धिक ढांचा प्रदान किया कि भेदभाव विरोधी कानून इतने आवश्यक क्यों थे। ये सीधे आर्टिकल्स 15 और 17 के पीछे के संवैधानिक दृष्टिकोण से जुड़ता है। और कवर करने के लिए एक आखिरी एरिया, डेवलपमेंट प्लानिंग एंड इम्पैक्ट असेसमेंट। ये एंथ्रोपोलॉजी की आलोचनात्मक भूमिका के बारे में है। इसमें बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू होने से पहले सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट्स करना शामिल है, ताकि नकारात्मक परिणामों का अनुमान लगाया जा सके और उन्हें कम किया जा सके। इसमें आलोचनात्मक विद्वत्ता की भूमिका भी शामिल है, जैसे कि नंदिनी सुंदर की, जो विकास प्रेरित विस्थापन की आलोचना करती है और नीति निर्माताओं को जवाबदेह ठहराती है। तो इन 4 एरियाज को ठोस उदाहरणों के साथ कवर करने के बाद कंक्लूजन में आखिरी शब्द क्या होगा? कंक्लूजन एक शक्तिशाली सारांश है। आप कहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी एक समग्र मानव केंद्रित लेंस प्रदान करता है, जो एक आवश्यक नहीं बल्कि अच्छी नीति के लिए एक आवश्यकता है। ये नीतियों को अधिक प्रभावी, अधिक न्यायपूर्ण और अधिक स्थायी बनाता है। और आप उस यादगार लाइन के साथ समाप्त कर सकते हैं, ये सुनिश्चित करता है कि नीतियां सिर्फ लोगों के लिए नहीं बनाई जाती हैं, बल्कि लोगों के साथ और लोगों को समझकर बनाई जाती हैं। परफेक्ट। चलिए अपने आखिरी सेट के क्रॉस क्वेश्चंस के साथ समाप्त करते हैं। पहला, पॉलिसी मेकिंग साइकिल के बुनियादी चरण क्या है जहां एंथ्रोपोलॉजी योगदान दे सकता है? आमतौर पर साइकिल में शामिल होता है एजेंडा सेटिंग, एक समस्या की पहचान करना, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, समाधान डिजाइन करना, डिसीजन मेकिंग, नीति को अपनाना, इंप्लीमेंटेशन, इसे लागू करना, और इवैल्यूएशन, इसके प्रभाव का आकलन करना। एंथ्रोपोलॉजी की ताकत यह है कि यह सभी 5 चरणों में सार्थक योगदान दे सकता है। वो खासी सेक्रेड ग्रोव्स वाला एग्जाम्पल बहुत दिलचस्प है। वो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति को आखिर कैसे सूचित करता है? ये प्रदर्शित करता है कि स्वदेशी समुदाय पर्यावरण के विनाशक नहीं हैं, बल्कि अक्सर उनके पास अत्यधिक परिष्कृत पारंपरिक संरक्षण प्रथाएं होती हैं। सेक्रेड ग्रोव्स को धार्मिक कारणों से संरक्षित किया जाता है, लेकिन इसका सीधा प्रभाव जैव विविधता को संरक्षित करना होता है। तो राष्ट्रीय नीति सिर्फ ऊपर से फोर्ट्रेस कंजर्वेशन के नियम थोपने के बजाय इन समुदाय नेतृत्व प्रणालियों से सीख सकती है और उन्हें एकीकृत कर सकती है। क्या एंथ्रोपोलॉजी का उपयोग सिर्फ सामाजिक नीति तक सीमित है या ये आर्थिक नीति में भी मदद कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ये बिल्कुल भी सीमित नहीं है। ये आर्थिक नीति के लिए अत्यंत उपयोगी है। उदाहरण के लिए स्थानीय अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाओं, गांव स्तरीय क्रेडिट सिस्टम्स या किसानों के निर्णय लेने को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारकों के एंथ्रोपोलॉजिकल अध्ययन अधिक प्रभावी वित्तीय समावेशन योजनाओं या कृषि नीतियों को डिजाइन करने में मदद कर सकते हैं, जिन्हें लोग वास्तव में इस्तेमाल करेंगे। वेरियर एल्विन का नाम इतने सारे आंसर्स में क्यों आता है? क्योंकि वो भारतीय अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। आजादी के बाद के महत्वपूर्ण राष्ट्र निर्माण के दौर में प्रधानमंत्री के सीधे सलाहकार के रूप में उनके काम का भारत की जनजातीय नीति पर सीधा, गहरा और दस्तावेजित प्रभाव पड़ा। ये उन्हें इस विषय पर लगभग किसी भी प्रश्न के लिए एकदम सही और सबसे शक्तिशाली उदाहरण बनाता है। एक स्टूडेंट इस आंसर को कैसे स्ट्रक्चर कर सकता है ताकि ये सिर्फ उदाहरणों की एक रैंडम लिस्ट ना लगे? उदाहरणों को पॉलिसी एरिया के अनुसार थीमेटिकली ऑर्गेनाइज करके, जैसा हमने डिस्कस किया, ट्राइबल वेलफेयर, एनवायरमेंट, सोशल जस्टिस, डेवलपमेंट प्लानिंग। ये सिर्फ रट्टा मारने की बजाय एनालिटिकल स्किल दिखाता है।
हर पैराग्राफ में एक साफ टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए जो पॉलिसी एरिया को इंट्रोड्यूस करे, उसके बाद विशिष्ट उदाहरण। आखिरी सवाल, नीति में एंथ्रोपोलॉजी को अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? मुझे लगता है ये भाषाओं और विश्व दृष्टियों का टकराव है। नीति निर्माता और नौकरशाह अक्सर संख्याओं, लक्ष्यों और स्केलेबल त्वरित समाधानों की भाषा बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजी संदर्भ, सूक्ष्मता और गहरे मानवीय अनुभव की भाषा बोलता है। इस मौलिक अंतर को क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के बीच भरने में सबसे बड़ी और सबसे लगातार चुनौती है। चुनौती का एक अच्छा सारांश। ठीक है, आपके आखिरी प्रैक्टिस क्यू के लिए पैसा एक्ट जैसा एक उदाहरण चुनें और पारंपरिक शासन के बारे में एक एंथ्रोपोलॉजिकल इंसाइट से लेकर एक वास्तविक राष्ट्रीय कानून बनने तक की उसकी यात्रा को बयान करने की कोशिश करें। उस छोटी सी कहानी को दोहराएं। और आखिरी मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, एंथ्रोपोलॉजी का काम ये सुनिश्चित करना है कि पॉलिसी मेकर के ऑफिस में फाइल फील्ड में चेहरे को कभी ना भूलें। फ्यू, क्या मैराथन सेशन था। ये तो कमाल था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की गहरी चर्चा। पूरे डिस्कशन में जो ब्रॉड थीम चल रहा था वो था फंक्शनल रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन डेवलपमेंट एंड नेशन बिल्डिंग। चलिए अपनी यात्रा का एक सुपर क्विक समरी करते हैं। पहले हमने देखा कि कैसे एंथ्रोपोलॉजी विविध संस्कृतियों को एक साथ बुनकर और समावेशी नीतियां बनाकर एक राष्ट्र का निर्माण करने में मदद करता है। क्वेश्चन 1। फिर हमने समझा कि विकास पर इसका नजरिया हमेशा पीपल फर्स्ट होता है। क्वेश्चन 2। हमने इसकी ताकतों जैसे कि इसका होलिस्टिक व्यू और इसकी कमजोरियों जैसे कि खराब नीति एकीकरण का आलोचनात्मक रूप से मूल्यांकन किया। क्वेश्चंस 3 और 7। हमने जनजातीय आजीविका के नुकसान के पीछे के गहरे और दुखद कारणों को डिकोड किया। क्वेश्चन 4। और आखिर में हमने कई तरीकों से देखा कि कैसे इसका ज्ञान, विधियां और योजना अंतर्दृष्टियां ग्रामीण, जनजातीय और समग्र नीति निर्माण को बेहतर, न्यायपूर्ण और अधिक प्रभावी बनाती हैं। क्वेश्चंस 5, 6 और 8। बिल्कुल अमेजिंग। लेकिन लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए। हम आपके लिए कुछ सवाल छोड़कर जा रहे हैं, इन पर सोचना जरूर। एथनो आर्कियोलॉजी का प्राइमरी रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है? वो कौन से स्कॉलर थे जिन्होंने नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स को डिफाइन किया था? और वो कौन से मुख्य कारक हैं जो एक सांप्रदायिक पहचान के निर्माण को प्रभावित करते हैं? इनके जवाब ढूंढिए और हमें कमेंट्स में बताइए। चलिए इस जिज्ञासा को जिंदा रखते हैं। बिल्कुल सही। और अगर आपको आज की ये लंबी और गहरी चर्चा पसंद आई तो हमें सपोर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। आपका एंगेजमेंट ही हमारी एनर्जी है। अगले एपिसोड में मिलते हैं।